हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम 12th क्लास का समष्टि अर्थशास्त्र का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है भुगतान शेष खाता। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल और छोटा सा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लगभग 4 या 5 पार्ट के अंदर इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे और बोर्ड एग्जाम के अंदर ये चैप्टर लगभग 6 नंबर का आ जाता है। तो भुगतान शेष खाता आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा समझना होगा कि भुगतान शेष खाता यानी इंग्लिश में से हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इसका मतलब होता क्या है। देखो, मैं इसे एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। इस चैप्टर का बेस क्या है। कोई छोटी सी दुकान है, तो छोटी सी दुकान वाला क्या करता है, डेली बेसिस पे वो जितनी भी चीजें बेचता है या खरीदता है वो लगभग चीजों को रिकॉर्ड कर लेता है। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि जब वो उसका महीना अंत होगा, एक महीना खत्म होगा या एक हफ्ता खत्म होगा, जब भी वो हिसाब करता है तो ये जान पाए कि उसको इस लेन देन से, इस व्यापार से फायदा हुआ उसकी दुकान को या नुकसान हुआ। सेम यही काम एक बड़ी शॉप वाला भी करता है। वो क्या करता है, चीजों को कंप्यूटर पे रिकॉर्ड कर लेता है कि उसने डेली कितना सामान बेचा है, कितना सामान खरीदा, चीजों को रिकॉर्ड कर लेता है। सेम ऐसे ही कोई कंपनी वाला भी, कंपनी जो बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है, कंपनी, वो भी क्या करती है कि डेली बेसिस पे वो कितना सामान बेच रही है, खरीद रही है, कितना रॉ मटेरियल आ रहा है, कितने जो है फिनिश गुड्स हमारे पास से जा रहा है और कितना हम किसको पैसे दे रहे हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं, वो सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेता है। इससे क्या होता है कि लास्ट में प्रॉफिट या लॉस निकालने में, बिजनेस की सिचुएशन जानने में आसानी होती है। तो कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चे तो अच्छे से जानते होंगे कि बिजनेस के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो यही सब चीजों को जानने के लिए ही बनाया जाता है। तो आर्ट स्ट्रीम वाले बच्चे सिर्फ इतना याद रखें कि हर बिजनेस वाला, चाहे वो छोटा बिजनेस वाला हो या बड़ा हो, कोई कंपनी वाला हो या फर्म वाला हो या ऑर्गेनाइजेशन वाला हो, हर बंदा अपने ट्रांजैक्शन यानी कि जो पैसों से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शंस होती हैं यानी लेन देन होती है, उनको वो रिकॉर्ड करके रखता है ताकि वो चीजों को भूल ना जाए और उसी के बेसिस पे वो अपनी फर्म की, अपने बिजनेस की योजनाएं बनाता है। एक छोटी सी शॉप वाला भी ये करता है, बड़ी शॉप वाला भी ये करता है, एक शोरूम वाला भी ये करता है, एक कंपनी वाला भी ये करता है। आप सोचो, जब ये छोटे छोटे लोग इतने चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारा देश कितना बड़ा है। हमारे देश के अंदर डेली बेसिस पर हमारी इकोनॉमी क्या है, ओपन इकोनॉमी। हमारा भारत एक ओपन इकोनॉमी के अंदर काम कर रहा है। ओपन इकोनॉमी का मतलब आज इंडिया का रिलेशन दुनिया के सारे देशों के साथ है। हम दुनिया के सारे देशों के साथ गुड्स को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सर्विस को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। दूसरे देशों से हम लोन ले रहे हैं, वो भी हमें हमारे को लोन दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है दुनिया के सारे देशों के साथ आज हमारा लेन देन लगभग होता है। किसी के साथ थोड़ा ज्यादा है और किसी के साथ थोड़ा कम है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उससे भी दुनिया के दूसरे देशों के साथ इंडिया कितना लेन देन कर रहा है उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो जाहिर सी बात है इसको रिकॉर्ड करना चाहिए और इसी को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे देश के अंदर बनाया जाता है भुगतान शेष खाता। जैसे कंपनियां अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाती है, वैसे ही कोई देश भी अपना भुगतान शेष खाता बनाता है। हमारा इंडिया भी बनाता है, हमारा पड़ोसी देश चाइना जो है वो भी बनाता होगा, पाकिस्तान भी बनाता है, अमेरिका भी बनाता है। दुनिया के सारे देश अपना BOP अकाउंट बनाते हैं। आप जो है इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो इसलिए आपको पता चल गया कि BOP नाम की कोई चीज होती है। अदरवाइज साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों को तो पता भी नहीं, जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उन्हीं को पता चलता है कि ये BOP नाम की भी कोई चीज होती है। इसका मतलब है कि हम दुनिया के किसी देश के साथ, सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, अगर हम दुनिया के किसी भी देश के साथ कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली BOP अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, बस हमें इस चीज का पता नहीं चलता है। अगर मैं एक छोटा सा ट्रेडर हूं, मेरा सामान कहां से आता है, चाइना से आता है, और मैं चाइना से सामान लाकर इंडिया में बेच देता हूं, तो जब मैंने चाइना से सामान खरीदा तो मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन जब मैंने चाइना से सामान खरीदा तो वो इस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट हमारे देश की गवर्नमेंट हर साल प्रिपेयर करती है। और किस लिए प्रिपेयर करती है कि हमारा देश दुनिया के जितने भी देश हैं उनके साथ कितने आर्थिक मतलब होता है पैसों से जुड़ा हुआ लेन देन कर रहा है, उस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए, उसका ब्यौरा रखने के लिए ऐसा करता है। ऐसा इसलिए करती है गवर्नमेंट ताकि इसके बेसिस पे गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं बनाती है, इसके बेसिस पर गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है, इसके बेसिस पे गवर्नमेंट अपनी GDP कैलकुलेट करती है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे, ठीक है, इसलिए चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो जस्ट लाइक अ कंपनी, हमारे देश की गवर्नमेंट भी चीजों को रिकॉर्ड करती है दुनिया के अलग अलग देशों से होने वाला। तो भुगतान शेष खाते का अर्थ बहुत ही सिंपल सा है। भुगतान शेष खाता
एक देश के निवासियों, जैसे कि हम इंडिया की बात करते हैं, तो हमारे देश के लोगों के बीच तथा अन्य देशों के निवासियों के बीच एक वर्ष में भुगतान शेष खाता बनाया जाता है 1 साल का। एक वर्ष में होने वाले आर्थिक सौदा, आर्थिक का मतलब होता है वही ट्रांजैक्शन जो पैसों से जुड़ा हुआ है। जैसे इंडिया ने चाइना को सामान बेचा, पैसों से जुड़ा हुआ है। हमने उनसे सामान खरीदा, पैसों से जुड़ा हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, पैसों से जुड़ा हुआ है। यानी वही चीजें इसमें रिकॉर्ड होती हैं जो पैसों से जुड़ी होती है और उनका क्रमबद्ध लेखा, क्रमबद्ध का मतलब होता है सीक्वेंस के हिसाब से। अगर 1 तारीख को कोई ट्रांजैक्शन हुई और 5 तारीख को हुई तो 1 तारीख की ट्रांजैक्शन पहले रिकॉर्ड होगी और 5 तारीख वाली ट्रांजैक्शन बाद में रिकॉर्ड होगी। तो भुगतान शेष खाते की डेफिनेशन के अंदर काफी सारी चीजें छुपी है। भुगतान शेष खाता क्या है? एक देश के निवासियों और अन्य देशों के बीच में होने वाले सभी आर्थिक सौदों को, एक वर्ष में होने वाले आर्थिक सौदों को क्रमबद्ध यानी कि डेट के अनुसार या सीक्वेंस के अनुसार या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अनुसार क्या करता है? रिकॉर्ड करने का काम करता है। यह भुगतान शेष खाते की डेफिनेशन है। अब समझते हैं भुगतान शेष खाते को। भुगतान शेष खाते का एक छोटा सा परफॉर्मा मैं आपको दिखाता हूं कि भुगतान शेष खाता कैसा होता है। हालांकि अगर आप एक्चुअल में नेट पे डाउनलोड करके भुगतान शेष खाता या कोई इमेज देखोगे गूगल सर्च करके तो बहुत ही टिपिकल सा आपको लगेगा, बहुत ही डिफिकल्ट सा लगेगा, समझने में दिक्कत होगी। लेकिन एक नॉर्मल भुगतान शेष खाते में एक चीजों को कैसे दिखाया जाता है वो चीज मैं आपको समझाता हूं। भुगतान शेष खाते में 2 साइडें होती हैं, एक क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड। जैसे कि कॉमर्स वाले बच्चे जानते होंगे कि जब भी हम चीजों को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे 2 एस्पेक्ट में रिकॉर्ड करा जाता है, डेबिट और क्रेडिट। तो जो बच्चे कॉमर्स के नहीं भी है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि चीजों को ना 2 तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है इसमें, एक लेनदारी पक्ष में और एक देनदारी पक्ष के अंदर। लेनदारी पक्ष के अंदर तब रिकॉर्ड किया जाता है जब विदेश का पैसा आता है और जब हमारा पैसा जाता है तो वो आउटफ्लो के अंदर रिकॉर्ड होता है। इनफ्लो से पैसा आता है और आउटफ्लो से पैसा जाता है। तो इतना याद रखना है कि कोई भी ऐसा काम, दुनिया के किसी भी देश के साथ हम कोई भी ऐसी लेन देन कर रहे हैं जिससे हमारे पास पैसा आएगा तो वो इनफ्लो और जिससे हमारे पास से पैसा जाएगा तो वो आउटफ्लो के अंदर आ जाता है। भुगतान शेष खाते की 2 साइडें होती हैं, एक क्रेडिट साइड होती है और दूसरा डेबिट साइड। क्रेडिट को लेनदारी, इसे देनदारी, इनफ्लो और आउटफ्लो इसके अंदर आ जाता है। सबसे इसके अंदर अगर हम बात करें तो भुगतान शेष खाते को 4 कंपोनेंट्स में बांटा गया है। पूरे भुगतान शेष खातों को 4 कंपोनेंट्स में हम लोगों ने बांट रखा है। पहला कंपोनेंट क्या है? वस्तुओं का निर्यात। अगर इंडिया दुनिया के किसी भी देश को कोई भी वस्तु बेचता है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो अनाज हो, कोई भी चीज बेचता है तो वो वस्तुओं के निर्यात में आता है। सेम इंडिया अगर किसी भी दूसरे देश के साथ कोई भी वस्तु खरीदता है जो दिखाई देती है, वस्तुओं की पहचान क्या होती है कि वस्तुएं दिखाई देती है। अगर कपड़ा इंडिया से चाइना में जा रहा है तो वो दिखाई देगा सीमा पार करते हुए, चाइना से इंडिया में आ रहा है तो सीमा पार करते हुए दिखाई देगा, इंडिया से अनाज अमेरिका में जा रहा है तो अनाज आते जाते दिखाई देता है। तो वस्तुओं का निर्यात अगर इंडिया दूसरे देशों को बेचता है और इंडिया दूसरे देशों से खरीदता है तो आयात। इसे हम लोग दृश्य मदें भी कहते हैं। तो भुगतान शेष खाते में जो सबसे पहली मद होती है वो दृश्य मदें होती है, क्योंकि दृश्य मदों को आता जाता देखा जा सकता है। भुगतान शेष खाते में जो दूसरी मद है उसमें क्या आता है? सेवाओं का निर्यात और सेवाओं का आयात। देखो बहुत सारी सेवाएं भारत के लोग विदेशों को देते हैं और विदेशों के लोग भारत लेता भी है उनसे, विदेशों से बहुत सारी सेवाएं भारत लेता भी है। जैसे इंडिया का कोई बैंक अगर विदेशों के लिए, विदेश के लोगों के लिए काम करता है तो यानी विदेश वालों को सेवाएं दे रहा है। इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी अगर विदेश के लोगों के लिए काम कर रही है तो विदेश वालों को इंडिया सेवाएं दे रहा है। इंडिया का एक टीचर, इंडिया का एक प्रोफेसर अमेरिका के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तो इंडिया वाले सेवाएं क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सेम अपोजिट अगर हम इसका अपोजिट कर दें कि इंडिया के लोग अमेरिकन बैंक की सर्विसेज ले रहे हैं, अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी की सर्विसेज ले रहे हैं, अमेरिकन टीचर, अमेरिकन डॉक्टर की सर्विसेज ले रहे हैं, तो उसे हम लोग कह देते हैं सेवाओं का आयात। तो इंडियंस अगर बाहर वालों को सर्विस देंगे तो वो सेवाओं का निर्यात, और इंडियंस अगर बाहर वालों से सर्विसेज लेंगे तो वो क्या होगा? सेवाओं का आयात। तो सेवाओं को हम अदृश्य मदें कहते हैं। अदृश्य मदें इसलिए क्योंकि ये विजिबल नहीं होती, इन्हें देखा नहीं जा सकता।
क्या बैंकिंग की सर्विसेज इंडिया से अमेरिका में जा रही है और अमेरिका से इंडिया में आ रही है तो सर्विसेज को देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। अमेरिका की बहुत सारी आईटी कंपनियां इंडिया में काम कर रही है तो उनकी सर्विसेज को देखा नहीं जा सकता। यहां तक कि हम व्हाट्सएप, फेसबुक ये जो यूज कर रहे हैं वो भी हमारे इंडिया का नहीं है, वो भी बाहर का है। लेकिन क्या फेसबुक, व्हाट्सएप आता हुआ दिखाई देता है? आता हुआ दिखाई नहीं देता। तो ये सब क्या है? अदृश्य मदे हैं। तो भुगतान शेष खाते में सबसे पहले उन चीजों को शामिल किया जाता है जिन्हें आंखों से देखा जा सकता है देश की सीमा पार करते हुए, और दूसरा जिन्हें देखा नहीं जा सकता। भुगतान शेष खाते में जो तीसरी मद आती है वो है एक पक्षीय हस्तांतरण, और इधर भी लिखा एक पक्षीय हस्तांतरण। अगर हम एक पक्षीय हस्तांतरण की प्राप्ति करते हैं तो वो इस साइड, और एक पक्षीय हस्तांतरण की भुगतान करते हैं तो वो इस साइड। अब ये एक पक्षीय हस्तांतरण होता क्या है? देखो, जैसे कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, क्या होता है कि अमेरिका जा रहे हैं। अब इतने बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, तो आप अमेरिका जा रहे हैं, तो आप एक बात बताइए, हमारे घर पे हमारे मामा जी आते हैं, चाचा आते हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। यार मेहमान तो कुछ ना कुछ लेकर आता है, ठीक है। अगर मान के चलो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं अमेरिका, और वहां पर उनके लिए कुछ तो गिफ्ट लेकर जाएंगे, वहां के प्राइम मिनिस्टर के लिए, वहां के जो बड़े बड़े नेता हैं। अब वहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर गए तो वहां पर चैरिटी वाली संस्थाएं भी आ जाएगी, भाई इतने बड़े देश का प्राइम मिनिस्टर आया, बोलता है सर कुछ चैरिटी कर दो। तो कहने का मतलब क्या है कि जब इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो विदेश की किसी सरकार के लिए गिफ्ट लेके जा रहे हैं, तो क्या बदले में कुछ मिलता है? क्या बदले में कुछ नहीं मिलता। सेम ऐसे ही जब बाहर के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इंडिया में आते हैं तो कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर आते हैं, इसके बदले ना तो कुछ दिया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इंडिया अगर वन साइडेड पेमेंट रिसीव करता है, जैसे कि गिफ्ट रिसीव करता है, सिंपल इंडिया के अंदर बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो हमारे आस पड़ोस के देश हैं या जो रिच कंट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं? थोड़ी मदद करती हैं। तो उस मदद के बदले थोड़ी ना उनको कुछ देना पड़ता है। तो ऐसी प्राप्तियां जो फ्री में हो जाती हैं उसे हम एक पक्षीय हस्तांतरण कहते हैं। और ऐसे भुगतान, ऐसा पैसा जो फ्री में चला गया, सेम इंडिया भी, नेपाल में बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाता है, इंडियन गवर्नमेंट मदद करती है, लेकिन इसके बदले तो कुछ मिलता नहीं है इंडियन गवर्नमेंट को। तो ये एक पक्षीय भुगतान के अंदर आता है। लास्ट हमारा पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत भुगतान। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ये पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, मैं कहता हूं पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान में ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पूंजीगत प्राप्तियां यानी, पहले मैं बात करता हूं कि पूंजीगत सौदे होते क्या है। पूंजीगत सौदों की दो पहचान है। पहली पहचान यह कि पूंजीगत सौदे हमेशा हमेशा नहीं किए जाते, यानी कि ये कभी कभार किए जाते हैं। पूंजीगत सौदों में मान लो इंडियन गवर्नमेंट किसी विदेश से लोन ले ले, यानी कि विदेश की गवर्नमेंट से लोन ले ले। क्या लोन हम डेली डेली लेते? नहीं। इंडियन गवर्नमेंट ने किसी विदेश का निवेशक यानी कि इन्वेस्टर इंडिया में आया तो उसको जमीन बेच दी। क्या इंडियन गवर्नमेंट अपनी जमीन डेली डेली बेच देती है? नहीं। तो पूंजीगत सौदे जो होते हैं वो कभी कभार किए जाते हैं, यानी कि डेली बेसिस पर नहीं किए जाते हैं। और पूंजीगत सौदों से भारत सरकार के जो संपत्ति या देनदारी है उसके अंदर परिवर्तन आता है। तो पूंजीगत सौदा, देखो ये तीनों अलग चीजें हैं और ये एक कैटेगरी अलग है। इन तीनों की बात करें तो ये डेली बेसिस पर होते हैं, पर ये सौदे डेली बेसिस पर नहीं होते हैं। इनसे हमारे असेट्स और लायबिलिटी में परिवर्तन नहीं आता, इससे हमारी संपत्ति और देनदारियों में परिवर्तन नहीं आता, इससे हमारी संपत्ति और देनदारियों में परिवर्तन आता है। तो पूंजीगत सौदे दो तरीके, पहला है पूंजीगत लेनदारी में पूंजीगत प्राप्तियां और देनदारी में है पूंजीगत भुगतान। पूंजीगत प्राप्तियों में जैसे परिसंपत्तियों की बिक्री, भारत सरकार अपनी कंपनी के शेयर्स बेच देती है विदेश वालों को, अपनी जमीन बेच देती है विदेश वालों को, अपने यहाँ का मकान बेच देती है विदेश वालों को, या इसके अलावा विदेशों से भारत सरकार उधार ले लेती है, तो इसे कहते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। सेम इसका उल्टा परिसंपत्तियों की खरीद व उधार का भुगतान, तो इसे कहते हैं हम पूंजीगत भुगतान। तो भुगतान शेष खाते के अंदर कुल मिलाकर 4 मदें होती हैं। पहला दृश्य मदें, दूसरा अदृश्य मदें, तीसरा एक पक्षीय हस्तांतरण और चौथा पूंजीगत प्राप्तियां एवं भुगतान। तो देख लेना आयात निर्यात, ठीक है ना, और एक पक्षीय भुगतान प्राप्तियां किस साइड आती है। इधर
इनफ्लो यानी पैसा आता है, इधर आउटफ्लो यानी कि पैसा जाता है। अब आते हैं भुगतान शेष खाते की संरचना की कुछ खास बातें मैं आपको समझाता हूं। एक उद्यम की भांति, एक उद्यम मतलब एक कंपनी की तरह भुगतान शेष खाते को भी दोहरा लेखा प्रणाली यानी कि डबल एंट्री सिस्टम से तैयार किया जाता है। अकाउंटिंग का एक खास मेथड है जिसे हम लोग कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। कॉमर्स वाले बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अगर आप नहीं भी जानते तो आप इतना समझो कि बिजनेस के अंदर ना जब भी कोई सौदा होता है, सौदा मतलब ट्रांजैक्शन होता है, तो उसको रिकॉर्ड करा जाता है तो उसे दो तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। एक उसे लेनदारी में और एक उसे देनदारी में, यानी एक डेबिट और एक क्रेडिट। बस आप इतनी बात याद रख लो। तो जैसे कंपनी अपने ट्रांजैक्शन को लेनदारी और देनदारी यानी डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड करती है, सेम ऐसे ही गवर्नमेंट भी जब भुगतान शेष खाता बनाती है तो उसे दोहरा लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम से तैयार किया जाता है। और इस डबल एंट्री सिस्टम की एक खास बात है, इसके अंदर डेबिट का अमाउंट यानी कि क्रेडिट और डेबिट का जो अमाउंट होता है वो हमेशा एक जैसा होता है। जस्ट लाइक अगर यहां पर 1000 करोड़ आएगा तो यहां भी 1000 करोड़ ही आएगा, यहां पर 40,000 करोड़ आएगा तो यहां भी 40,000 करोड़ ही आएगा, यानी ये दोनों अमाउंट बिल्कुल सेम रहेंगे। इसके दो पक्ष लेनदारी और देनदारी होते हैं। इस प्रणाली के अनुसार सदैव लेनदारी और देनदारी पक्ष बराबर होते हैं। तो ये भुगतान शेष खाते की संरचना की एक खास बात है जो आप सभी बच्चों को याद रखनी है। भुगतान शेष का एक काल्पनिक संरचना मैंने आपको यहां पर बना के समझाया। अगले नंबर पे चलते हैं, भुगतान शेष खाते के घटक। तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया भुगतान शेष खाते के क्या क्या घटक होते हैं। पहला इसमें आता है वस्तुओं का आयात निर्यात, इसे हम दृश्य मदों के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आता है सेवाओं का आयात निर्यात, इसे हम अदृश्य मदों के नाम से भी जानते हैं। तीसरा आता है एक पक्षीय हस्तांतरण, इसमें एक तरफा लेन देन आता है, ठीक है, जैसे उपहार, क्षतिपूर्ति, ये सब बताया मैंने। इसमें पूंजीगत प्राप्तियां एवं भुगतान, भारत सरकार अपनी संपत्ति को बेच रही है या बाहर संपत्ति खरीद रही है, भारत सरकार ने लोन लिया या लोन दिया, तो ये सारी बातें यहां पर आ जाती है। तो आज की क्लास के अंदर मैंने पार्ट 1 खत्म कर दिया है जिसमें मैंने भुगतान शेष का अर्थ, एक काल्पनिक भुगतान शेष के संरचना से जुड़ी हुई कुछ बातें और भुगतान शेष के घटक। अगर आप इसे चाहो तो बुक्स के अंदर से डिटेल में पढ़ सकते हो या मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा तो वहां से भी आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हो। वही चीजें हैं जो मैंने अभी ओरल यहां से आपको बताई, तो वही चीजें वहां पर लिखी है। तो पार्ट 1 के अंदर भुगतान शेष खाते में इतना ही। मैम आ जाइए।